हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। तो स्वागत है आपका अपना चैनल आरएफ शिक्षा पर, जहां आपको मिलता है डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि हम सब मिलकर एक मॉडल पेपर का सीरीज चला रहे हैं। उस मॉडल पेपर में एक सब्जेक्ट का 5 सेट होने वाला है। तो मैं सेट 1 करा चुका हूं और सेट 2 का पार्ट 1 भी हो चुका है। तो जिस बच्चे ने भी सेट 1 और सेट 2 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वीडियो को देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इन्हीं 5 सेटों में से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चैनल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन आरएफ शिक्षा के साथ मिलकर बहुत बेहतरीन तैयारी और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं और अपने टॉपर होने का सपना को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में हमारा फर्स्ट सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 1 कि ओजोन का अनुसूत्र है। ओजोन परत आप सब कोई जानते हैं। ओजोन परत ऐसे रहता है हमारे ये में वायुमंडल में, जो सूर्य से निकलने वाला खतरनाक किरण जिसका नाम है पराबैंगनी किरण, उससे हमको बचाता है। तो ओजोन परत का अनुसूत्र क्या है बच्चों? ओजोन परत का अनुसूत्र है O3। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चले चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि पीएच मान का कौन सा क्षारक विलयन को निरूपित करता है। सबसे पहली बात कि अगर जहाँ पे बोल दिया क्षार या अम्ल, तो आपको उसके लैंग्वेज पे नहीं जाना है। कुछ भी लिखल रहे वो आपको अलग अलग शब्द देकर गुमराह करेगा। जिस तरीके से लड़की आपको मेकअप लगाकर गुमराह करेगा, लेकिन आप आधार कार्ड के फ़ोटो पे अड़े रहना, उसी तरीके से यहाँ पे सवाल में एक वर्ड आप पकड़ लीजिए, उसी वर्ड पे अड़े रहिएगा, इधर उधर बात के में मत जाइएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्षार का पीएच मान, सीधा सीधा क्षार का पीएच मान आप लोग को बताएं कि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन में है 13। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। आप सवाल के लैंग्वेज पे मत जाइएगा, एक पॉइंट पकड़िए उसी पे बात रहिए। सवाल आपको बहुत ज़्यादा गुमराह करेगा, जिस तरीके से आपको लड़की मेकअप लगाकर गुमराह करती है। तो भटकना नहीं है, दम मार्क पे ध्यान देना है और पूरा फोकस के साथ जो है एग्ज़ाम पे दम ध्यान देना है, दम फोड़ डालना है एग्ज़ाम को। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात क्या है? जल के एक अणु, जल के एक पार्टिकल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है बच्चों? तो वो है हमारा 2.1। 2.1 का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 2.1 का मतलब होता है कि एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं कैसे समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित संकेतियों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चले चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान। मैंने बोला कि सवाल आपको बहुत ज़्यादा गुमराह करेगा, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है अम्ल का पीएच मान, सीधा सीधा अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। तो यहाँ पे 7 से कम कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा डी लग रहा है। 7 से कम क्या है? 4। तो फटाक से एकदम 4 मार देना है, तो आपको सीधा सीधा जो आप सही करके आ जाएंगे। आपको गुमराह बिल्कुल नहीं होना है। अगला सवाल हमारा कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है बच्चों? तो सबसे कठोर आप लोग को पता होगा, मुझे पूरा यकीन है। और सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हीरा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चले चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है बच्चों, पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो हमारा पूरा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है बच्चों? पीला होता है। वेरी गुड। अगला सवाल कर रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन का मतलब क्या है? जो हम लोग सांस लेते हैं, जिस तरीके से खाना खाते हैं उसको भोजन बोलते हैं, सांस लेते हैं उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। तो श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है बच्चों ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है बच्चों? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चले चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जो जनन अंग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मस्तिष्क यानी दिमाग का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन को अनुरक्षण करता है? यानी हमारा जो दिमाग है वो दिमाग का कौन सा भाग ऐसा है जो पूरे शरीर को यानी हमारे पूरे बॉडी को संतुलन एवं अनुरक्षण करता है? तो वो हमारा है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे शरीर को पूरे तरीके से नियंत्रण करता है। अब नियंत्रण कैसे करता है? जैसे चलते हैं तो चलते हम लोग खड़ा होकर चलते हैं, अगर ये नियंत्रण करना छोड़ देगा तो कहीं भी चलते चलते हम लोग घुलट जाएंगे, गिर जाएंगे और मुंह नाक हम लोग को आसानी से फट जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए हमारे मस्तिष्क में एक अनुमस्तिष्क होता है जो इन सारे चीज़ों को जो है संतुलन करता है। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। किस पौधे में रंध्र उपस्थिति होते हैं? तो उसका ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रीला। हाइड्रीला ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि BS4 का संबंध है, BS4 का संबंध किससे है? तो बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि BS4 का मतलब होता है भारत स्टेज, और ये वायु प्रदूषण से संबंध है। वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने BS स्टेज चलाया था, जिसमें भारत स्टेज चलाया था, जिसमें वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया गया था। वेरी गुड। चले चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको याद करने की कोशिश करिए। यहीं से आपको सीधा सीधा एग्जाम में सवाल सीधा सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहन कौन करता है? रक्त माने क्या बच्चों? ब्लड। हमारा खून जो है उसमें ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो हमारा करता है, वो हमारा हीमोग्लोबिन कहता है। एक तरीके से समझ लो कि ये रक्त का ड्राइवर है, रक्त का ड्राइवर एक तरीके से समझ लो। इस गाड़िया को, ये रक्त को यानी खून को इधर से उधर ले जाने का काम करता है कौन? तो हीमोग्लोबिन। एक तरीके से यह रक्त का ड्राइवर है, यह समझ लो। निम्नलिखित में से किस बर्थ हार्मोन कहा जाता है? किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला सवाल हमारा कह रहा है, अगला सवाल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि बीज विकसित होता है, बीज कहाँ विकसित होता है? यानी बीज जो है वो विकसित का मतलब क्या होता है? बड़ा कहाँ होता है, डेवलप कहाँ होता है? बीज जो होता है वो डेवलप कहाँ होता है? तो बीजांड में होता है। बा से बीज, बा से बीजांड। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग किसका है? तो ग्रहणी भाग से आपको पता होगा छोटी आंत का है। किसका है बच्चों? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या मौजूद है? तो उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? यानी जीव जंतु उस समय पैदा नहीं हुए थे, जीव जंतु उस समय पैदा नहीं हुए थे। उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या चीज़ नहीं था? तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था बच्चों? ऑक्सीजन नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 50 Hz। 50 Hz। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कह रहा है, अगला सवाल चलिए देखिए। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि नारोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है? किस राज्य में स्थित है नारोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र? एक सवाल नाभिकीय ऊर्जा से जरूर पूछेगा कि कौन सा नाभिकीय ऊर्जा कहाँ उपस्थित है। तो इसको एकदम आप लोग पूरा रट जाइएगा, एकदम पूरा दिमाग में होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए और आपको बना के आना है। तो नारोरा जो है ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बच्चों हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, प्रिज्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा
अवघित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, यानी उत्तल लेंस द्वारा अवघित प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु रहेगा। वस्तु कहाँ रहेगा, तो वस्तु जब फोकस और लेंस के बीच में रहेगा तो अवघित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। किसके लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या। आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल रे, आवर्त सारणी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, वही बोल रहा है। आवर्त सारणी उसको हिंदी में बोलते हैं। इसके प्रथम आवर्त की तत्वों की संख्या कितना है, तो तत्वों की संख्या इसका 2 है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। निम्नलिखित में से किसको इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालना सबसे आसान है। जैसे बोर्ड एग्जाम में बच्चों को फेल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो नहीं लिखेगा वो फेल हो गया। उसी तरीके से है क्या यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन में बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। द्वितीय आवर्त यानी सेकेंड आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम सेल है, कौन सा सेल द्वितीय आवर्त में कौन सा सेल, तो उसको एल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल सेल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है हाइड्रोकार्बन सदस्यों को, वो एल्केन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैलियम। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा गैलियम। आवर्त सारणी देख लो बच्चों, आवर्त सारणी वाला बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहा है, यानी आवर्त सारणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आवर्त सारणी को पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा उसको, क्योंकि 1 या 2 सवाल आपको देखने को वहाँ मिलेगा। और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आप लोग आरएफ शिक्षा का स्टूडेंट हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं एग्जाम में और बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाने वाले हैं। सवाल क्या कर रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, अंतिम सदस्य होता है ऑप्शन नंबर हमारा सी, एक निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं। वह तत्व, किस तत्व में 2 सेल हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरा खचाखच भरा हुआ है। 71 क्वेश्चन है हमारा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको नियोन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नियोन है जिसमें 2 सेल लगा हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ है, पूरा एकदम फुल है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, तो फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत क्रियाशील ये है, जैसे एकदम कैसे आप लोग एकदम टॉपर स्टूडेंट है, बहुत ही एकदम एक्टिव स्टूडेंट है, उसी तरीके से वो फ्लोरीन है, बहुत ज़्यादा ये है, क्रियाशील है। अगला सवाल कह रहा है कि कॉपर से ल्यूटियम से संबंध है, इससे स्रावित होता है। कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है जो कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होता है, तो प्रोजेस्टोन। प्रोजेस्टोन जो है वो कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत। मैं आपको क्या बोला था कि बहुत इधर उधर उल्टा पलटा जो है लैंग्वेज दे करके आपको गुमराह करेगा, तो आपको गुमराह बिल्कुल नहीं हो रहा है। सीधा पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पृथ्वी पर जो भी चीज़ मौजूद है, जीव जंतु, ये सारा चीज़ क्या है, ये एक तरह से पर्यावरण समझ लीजिए। पर्यावरण में हमारे पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए तो फटाफट आप लोग कमेंट में जल्दी। सीधा सा बात है, सूर्य प्रकाश है ऊर्जा का एक स्रोत। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको लैंग्वेज घुमा के आपको गुमराह करेगा बिल्कुल नहीं होना है, आपको सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है, एकदम फाड़ के आना है एग्जाम में। अगला सवाल कह रहा है कि मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान यानी मानव जो है पैदा कहाँ हुआ था, मानव कहाँ से बना, वो कौन सा स्थान है, तो वो हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका में चिंपैंजी प्रजाति से हम लोग जो है आगे बढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका। अगला सवाल करा कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है, लैंगिक जनन से संचालित, तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाक भी है और एड्स भी है, यानी बी और सी दोनों। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि मानव गुर्दा का आकार होता है, मानव का जो गुर्दा है उसका आकार कैसा होता है, उसका शेप्स कैसा होता है, उसका शक्ल कैसा होता है, उसका शक्ल जो होता है बच्चों वो सेम के बीज की तरह होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले, किशोरावस्था माने यहाँ ये 18 वाला एज, किशोरावस्था जो इस जिसमें आप लोग हैं 14 से 18 साल वाला, ये सब किशोरावस्था में आता है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का कारण है, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है, जो आपको बॉडी में चेंजेस दिखने को मिलता है। आप जब में एक बैग से बड़े हो जाते हैं, मोछ वोछ आ जाता है, लड़की जो है जब काफ़ी समझदार हो जाती है, तो ये किस अवस्था में होता है, ये किशोरावस्था में होता है। प्रवृत्तिक डायरेक्ट चेंज होता है, शारीरिक चेंज होता है, तो ये किस में होता है, किशोरावस्था के किस कारक में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, एस्ट्रोजेन और थाइसिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल है हमारा कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यौनारंभ कहते हैं, यौनारंभ। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल और लास्ट सवाल है कि ओजोन परत का हास्य मुक्तक किसके द्वारा। मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल में एक ओजोन परत है जो सूर्य से निकलने वाला पराबैंगनी किरण जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और त्वचा कैंसर संबंधित बीमारी उससे होता है। तो ये ओजोन परत जो है हम लोग को एक ज़िंदगी को एक नया रुख देता है। ओजोन परत जो हम लोग को पूरे ज़िंदगी को अच्छे से संभालता है। तो ये जो ओजोन परत है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का क्लोरोफ्लोरो गैस जो है उससे नुकसान है। ये क्या है कि ये गैस ओजोन परत में छेद करते जा रहा है और ये एक समय ऐसा होगा कि ओजोन परत पूरा नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी सूर्य से निकलने वाला पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगा और त्वचा संबंधित कैंसर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये किससे हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो में क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मैंने कराया हूँ क्योंकि ये ज़्यादा सीधा सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक बार समझ में नहीं आएगा तो दोबारा नहीं समझ में आएगा, तीसरी मरतबा चौथी मरतबा कोशिश करते रहना है, छोड़ना नहीं है। और एक बात और, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा छोटा दिखाई देता है तो वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा करके देखिएगा जिससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत तरीके से समझ में आएगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके साथ साथ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका छोटा भाई हर कोई पास हो जाएगा तो आपको कोई नुकसान आप इसमें नहीं होने वाला है। तो मेहनत करते रहो बच्चों, मेहनत लगन से मेहनत करो, जी जान लगा दो क्योंकि जो है मेहनत कोई नहीं देखेगा, आपका रिजल्ट देखेगा। और रिजल्ट कैसे आएगा, में जाके खटने लगो, पढ़ाई में मेहनत करो और अच्छे से मेहनत करो। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।